दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन, कोरोना वायरस और मौसम विभाग से जुड़ी हर पल की खबरों के साथ भारत ने दी चीन को धमकी, पहले आपकी सेना जहां थी वहां लौटा दो। जी हां, जानेंगे पूरी जानकारी खबर में। इसके अलावा मोदी सरकार ने लॉकडाउन में गरीबों के लिए बनाया ये बड़ा प्लान, आपको मिलेगा ये लाभ। जी हाँ, एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे। इसके अलावा एटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए आई बहुत ही बड़ी खबर, हो जाए सावधान, जानेंगे खबर में। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम आज की इसी वीडियो में आज की ताजा और इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सैन्य कमांडरों की बैठक में भारत ने दी चीन को धमकी, पहली वाली पोजीशन पर लौट जाए चीनी सेना। जी हाँ, लद्दाख में एलएसी के पास जारी तनाव के बीच शनिवार को भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हुई। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरदीप सिंह थे और साथ में ब्रिगेडियर भी मौजूद थे। चीन की तरफ से साउथ सिंजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियो जीन मौजूद थे। मोल्डो में 3 घंटे तक चली बैठक में चीन ने भारत से सड़क निर्माण रोकने को कहा। जवाब में भारत ने इस पर सख्ती से आपत्ति जताई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की तरफ से कहा गया कि भारत कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। हालांकि ये एलएसी पर भारत की सीमा के अंदर है, इसलिए चीन का इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं बनता। भारत की तरफ से ये बात भी कही गई कि गलवान में चीनी सैनिकों की तैनाती को कम किया जाए और उनको अपनी जगह पर वापस भेजा जाए, वरना हमें उनके साथ ऐसा सलूक करना पड़ेगा जो हमें अच्छी तरह से आता है। इस इलाके में चीन ने अपनी सैनिकों की तैनाती की भी पिछले दिनों से कम की है और पीछे हट गया है। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने बनाया रोजगार के लिए ये मेगा प्लान। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी और रोजगार को गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है जहाँ लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब सरकार इन प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार किया है। अब सरकार इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाएगी। बता दें कि सरकार का मकसद है कि घर लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं को लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम होगा। इसके अलावा हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही बाकी केंद्रीय योजनाओं को भी निश्चित तरीके से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्रालयों को भी कहा गया कि 2 हफ्ते में इन जिलों को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके पीएमओ भेजे। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से चयनित 116 जिलों में सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार के हैं। उसके बाद यूपी के 31 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22 जिले, झारखंड के 3 और उड़ीसा के 4 जिले शामिल। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, 33 करोड़ छात्राओं के लिए आई खुशखबरी, देश भर में इस दिन से खोले जाएंगे स्कूल कॉलेज। जी हाँ, कोरोना संकट के कारण पूरे देश में स्कूल और कॉलेज मार्च से ही बंद है, लेकिन अगस्त महीने के बाद इन्हें फिर से खोलने की संभावना जताई जा रही है। देश के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक इंटरव्यू में कहा कि देश भर में बंद पड़े शैक्षणिक संस्थान अगस्त महीने में खोले जा सकते हैं। दरअसल पूरे देश में मार्च 16 से स्कूल और कॉलेज बंद है। देश भर में लगभग 33 करोड़ छात्रा फिलहाल पूरी तरह भ्रम में है और इससे संबंधित संदेह को दूर करने के लिए स्कूलों के फिर से खोलने की खबरों का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मई में मिली एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा था कि स्कूल और कॉलेज जुलाई में खोले जा सकते हैं। इसी दौरान 30% छात्रा की मौजूदगी रह सकती है। साथ ही क्लास 8 तक के छोटे बच्चे घर पर रह सकते हैं। ये भी कहा गया कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में मौजूद शैक्षणिक संस्थान पहले खोले जाएंगे। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही क्लासों या स्कूलों में कम बच्चे मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा स्कूल को संचालन 2 पालियों में किया जाएगा। लेकिन पूरे देश में कोरोना के कारण इस तरह के हालात बनते दिखे कि संबंधित मंत्रालय को 1 सप्ताह के भीतर आधिकारिक बयान के साथ सामने आना पड़ा। बयान में कहा गया कि इस प्रकार का कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। जी हाँ, खबर के अनुसार देश के एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि स्कूल अगस्त के बाद खुल सकते हैं। इस मामले में छात्रा, स्कूली बच्चों के परिजनों और शिक्षकों के बीच लगातार भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। बता दें कि मिनिस्टर ने अंत में बताया कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त के बाद फिर से खोल दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, सोनू सूद पर भड़की शिवसेना, बताया बीजेपी का प्यादा, लॉकडाउन के दौरान एक महात्मा तैयार हो गया है। जी हाँ, इन दिनों प्रवासी मजदूरों के सबसे बड़े हीरो है फिल्म अभिनेता सोनू सूद, एक ऐसा इंसान जिसने लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूरों को अपने खर्चे पर वापस गाँव भेजा था। सोनू की इंसानियत की मिसाल की चर्चा सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी
शिवसेना को सोनू सूद का काम पसंद नहीं आ रहा है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में सोनू सूद पर निशाना साधते हुए उनका मजाक उड़ाया है। शिवसेना ने एक्टर सोनू सूद को बीजेपी का प्यादा कहा। आगे लिखा है कि जल्दी वो प्रधानमंत्री पीएम मोदी से मिलकर मुंबई के सेलिब्रिटी मैनेजर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने लिखा है कि कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में एक नए महात्मा आ गए हैं जिसे लोग सोनू सूद कहते हैं। राउत ने आगे लिखा कि कहा जा रहा है कि इस एक्टर ने लाखों प्रवासियों को उनके अपने राज्य में भेजा। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी महात्मा सूद की तारीफ की है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासियों को भेजने के लिए कोई काम नहीं कर रही थी। राउत ने यह भी सवाल उठाया है कि जब राज्य सरकारें प्रवासियों को आने नहीं दे रही है तो फिर वो आखिर कहां जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एटीएम का इस्तेमाल करते हो तो हो जाए सावधान, आपके खाते से ऐसे उड़ाए जा रहे हैं पैसे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी एटीएम द्वारा नकदी उठाते हो तो आपके लिए खबर जरूरी है। बता दें कि बीते कुछ सालों से एटीएम या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ठगी का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। साइबर अपराधी रोज रोज नए नए तकनीक से बैंक खाते में पड़े रुपए उठा ले रहे हैं। ये जालसाज इतने शातिर होते हैं कि दूर बैठकर ही लोगों के एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं। पीड़ित को तब पता चलता है जब उसके मोबाइल पर बैंक की तरफ से पैसे निकाले जाने का एसएमएस आता है। जब तक पीड़ित कुछ सोचे तब तक उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। जी हाँ, बता दें कि स्कीमर नाम की एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस के जरिए एटीएम कार्ड की क्लोनिंग की जाती है। हैकर एटीएम मशीन में जाकर इस स्कीमर डिवाइस लगा देते हैं। ये स्कीमर एटीएम मशीन में कार्ड स्वैप करने वाली जगह के ऊपर लगता है। लगने के बाद ये एटीएम मशीन का ही पार्ट जैसा ही दिखता है। साथ ही गोपनीय पासवर्ड लगाने वाले कीबोर्ड को ठीक ऊपर भी एक कैमरा लगा देते हैं। जब एटीएम कार्ड मशीन में लगाया जाता है तो ये उसे स्कैन कर लेता है, यानी कार्ड स्वाइप करते ही स्कीमर कार्ड का नंबर, सीवीसी और अन्य डिटेल कॉपी कर लेता है। एटीएम का पासवर्ड कैमरे में दर्ज हो जाता है जब ग्राहक अपना कार्ड डाल रहा होता है। एटीएम में पैसे निकालते समय कैसे बरते सावधानियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपको कुछ एहतियात बरतनी जरूरी होती है। जब भी आपको एटीएम में पैसे निकालने होते हैं तो सबसे पहले कार्ड स्वैप करते वक्त प्लास्टिक बॉक्स को खींचकर जरूर देखें। इसके बाद पासवर्ड लगाने वाले कीबोर्ड के ऊपर भी अच्छे से चेक करें कि कहीं वो डबल कीबोर्ड तो नहीं लगी है ना। इसके बाद कार्ड इंसर्ट करने से पहले चेक कीजिए कि स्लॉट के आसपास कुछ अलग सी चीज तो नहीं लगी है। अगर आपको शक होने पर अपने एटीएम कार्ड का पासवर्ड तुरंत बदले, बैंक में अपने किए ट्रांजैक्शन का हिसाब रखें और बाद में उसका स्टेटमेंट से मिलान करें। जब पैसे निकाल ले तब ट्रांजैक्शन पूरा होने पर ही एटीएम से निकले। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे अमित शाह ने लालू परिवार को थाली बजाने पर दिया ये जवाब। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को पटना में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया था। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने थाली बजाकर इस रैली का स्वागत किया है। अब ऐसे लोग थाली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना के खिलाफ अभियान में शामिल हो गए हैं। बता दें कि रविवार को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अमित शाह की रैली का थाली बजाकर विरोध किया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने थाली बजाकर इस रैली का स्वागत किया है। कुछ लोग थाली बजाकर मोदी जी की कोरोना की लड़ाई में जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा इस रैली का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहता हूँ। अमित शाह ने आगे कहा कि ये वर्चुअल रैली कोरोना के खिलाफ लोगों की एकजुट करने की मुहिम है। विपक्ष इसमें भी राजनीति करती है। ऐसे लोगों को किसने रोका था? ये लोग कम से कम पटना से लेकर दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही आयोजित कर लेते। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सेना के अपमान का मामला, हिंदुस्तानी भाव पर भड़की एकता कपूर, भाव ने दिया ये मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ, पिछले कई दिनों से फेमस फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर अपनी आने वाली वेब सीरीज XXX2 के लिए विवादों में है। इस मामले में हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के खिलाफ सेना का अपमान करने के लिए FIR दर्ज भी कराई थी। अब फाइनली इस मामले में एकता का भी जवाब आ गया है। एकता ने हिंदुस्तानी भाव को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें भारतीय सेना से माफी मांगने की कोई हिचक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही वेब सीरीज में से विवाद हिस्सा हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तानी भाव पर भड़कते हुए एकता ने कहा कि ये आदमी समझता है कि ये कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। उसने सोचा है कि वह आकर मुझे और मेरी माँ को गालियां देगा और उसके ट्रोल्स भी ये काम करेंगे। हमें रेप की धमकियां मिल रही है। अब ये सेक्स या आर्मी से जुड़ा मामला नहीं है, क्योंकि आप एक लड़की का रेप करने के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सेक्स तो बहुत बुरा है, लेकिन रेप करने की कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके बाद बाऊ कहाँ चुप रहते हैं उन्होंने, लेकिन ये सुनने के बाद बाऊ कहाँ चुप बैठने वाले हैं। और अब उन्होंने एक बार फिर एकता कपूर पर पलटवार किया है। बाऊ ने वीडियो में कहा कि 1 मिनट का वीडियो डाला है, उसने देखा ना आपने, उसको बहुत बुरा लगा है। उसकी फैमिली को पूरा हिंदुस्तान गाली दे रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। मेरा वीडियो भी उड़ाया, कल का वीडियो नोटिस वाला। आपकी फैमिली और फैमिली है, तेरी फैमिली की इज्जत, तेरी फैमिली सब कुछ तेरे लिए, और वो जवानों की फैमिली कुछ वैल्यू
नहीं रखती है। दोस्तों बाऊ के इस जवाब पर आप लोग क्या कहना चाहोगे, हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।